नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की तरफ से हाल ही में कई विदेशी सहायता परियोजनाओं को रद्द करने की घोषणा की गई। इनमें से एक विवादित प्रोजेक्ट था। ट्रंप प्रशासन की तरफ से कहा गया कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन की सहायता को रद्द किया जा रहा है। ट्रंप ने खुद कहा कि हिंदुस्तान के पास बहुत पैसा है, हम उसे सहायता क्यों दें। ट्रंप के दावे के बाद भारत में सियासी टकराव तेज हो गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस और विदेशी हस्तक्षेप से जोड़ते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, लेकिन अब इसकी हकीकत कुछ और ही निकली है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका की ये फंडिंग हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए थी। ये सहायता 2022 में बांग्लादेश के लिए थी। $21 मिलियन USAID यानी अमर वोटर अमर मेरा वोट मेरा प्रोजेक्ट के लिए दी गई थी, जिसके बाद में नागरिक प्रोग्राम में बदल दिया गया। यह मदद विशेष रूप से जनवरी 2024 में हुए आम चुनावों से पहले दी गई थी। दावा किया गया था कि अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो जाए, यानी जो मदद बांग्लादेश को दी गई ट्रंप ने उसे हिंदुस्तान से जोड़ दिया। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा, सुनिए। एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएसएड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। पवन खेड़ा ने कई सवाल पूछे। पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसे में क्या 2014 में बीजेपी इसी पैसे से जीती थी। उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई ये है कि USAID के ये $21 मिलियन बांग्लादेश के NGOs को गए हैं। एक समय भारत के प्रधानमंत्री के पद की ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था, लेकिन आज अमेरिका से बांग्लादेश में $21 मिलियन आ गए, पर नरेंद्र मोदी को कुछ पता नहीं है। अब देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस के आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। 2 दिन के अपने दौरे में राहुल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उसी कड़ी में एक कार्यक्रम में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, साथ ही पीएम पर आरोप भी लगाए। राहुल ने कहा कि सरकार देश के 2-3 बड़े अरबपतियों को ही फायदा पहुंचा रही है, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, जहां वे डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। अमेरिका में पत्रकारों ने प्रधानमंत्री से अडानी के बारे में प्रश्न किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे व्यक्तिगत मामला बताकर टाल दिया। उन्होंने अडानी के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस मामले को व्यक्तिगत बता रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने अलग अलग संगठनों के लोगों से मुलाकात की। कोई अनुसूचित जाति से संबंधित था, तो कोई पिछड़ा वर्ग से, तो कोई शिक्षा से संबंधित आए थे। अल्पसंख्यक लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। स्कूल के बच्चे भी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने स्कूली बच्चों से बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि हम हर समय तैयार हैं, कोई भी बड़ा मामला है तो उसको संसद में भी उठाने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद डलमऊ क्षेत्र के वीरा गोविंदपुर गाँव पहुंचे, जहाँ पर लोगों ने उनका स्वागत किया। गोविंदपुर गाँव में लगी अमर शहीद वीर पासी की प्रतिमा पर राहुल गांधी ने माल्यार्पण कर लोकार्पण किया। वहीं बगल में बनी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माला पहनाई। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज पासी ने राहुल गांधी को एक मांग पत्र सौंपा। इस पर राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि मूर्ति को बनाने में कितना खर्च आया, अंबेडकर जी की मूर्ति छोटी क्यों है। इस पर समिति के लोगों ने कहा कि बजट के हिसाब से बना दिया, बाकी आप मदद करें। राहुल गांधी का काफिला इसके बाद लालगंज के मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में पहुंचा, जहां उन्होंने रेल फैक्ट्री के अधिकारियों के साथ मुलाकात। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 3 फरवरी को एनजीटी में एक रिपोर्ट देकर बताया कि प्रयागराज संगम का पानी नहाने के योग्य नहीं है। इसके बाद 18 फरवरी को यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिपोर्ट दायर कर कहा कि महाकुंभ में 6 पॉइंटों में से सिर्फ शास्त्री ब्रिज के नीचे पानी की गुणवत्ता थोड़ी बहुत सही नहीं है और इसके जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है। पानी नहाने के योग्य है। हालांकि एनजीटी ने यूपीपीसीबी की रिपोर्ट पर नाराजगी दिखाई और 28 फरवरी को विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
गंगा के पानी में प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के बाद योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष के साथ ही साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद अब गंगा के पानी को साफ करने की कोशिश तेज हो गई है। कानपुर बैराज से लगातार गंगा में पानी छोड़ा जा रहा है। महाकुंभ प्रशासन का कहना है कि गंगा में पानी कम हो गया है। कई स्थानों पर यह शिकायत आ रही थी कि पानी घुटनों के नीचे पहुंच गया है, जिस कारण भक्त डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए पानी का लेवल सही करने के लिए कानपुर बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। 18 फरवरी को 12,990 क्यूसेक और फिर 19 फरवरी को 13,500 क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया। 20 और 21 फरवरी को भी पानी छोड़ा गया है। इसके बाद संगम के जलस्तर में सुधार होने के साथ ही पानी की गुणवत्ता में भी सुधार दिखाई दे रहा है। इस बीच वीकेंड पर एक बार फिर से संगम पहुंचने वालों की संख्या में बढ़ने की संभावना बन रही है। इसके लिए महाकुंभ प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। प्रयागराज में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है और लोगों को 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस का दावा है कि भगदड़ से जुड़ी वीडियोस को हटाने के लिए रेल मंत्रालय ने आदेश जारी किया है और साथ ही वीडियोस को हटाने के लिए 36 घंटों की डेडलाइन भी जारी कर दी है। इसे लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि रेल मंत्री अपनी गलतियों पर पर्दा डालने और नाकामी छिपाने के लिए तानाशाही पर उतर आए हैं। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को आदेश दिया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के सारे वीडियोस 36 घंटे में हटा दिए जाएं। ये साफ तौर से अपनी जिम्मेदारी से भागना है, अपनी नाकामी छिपाना है। कहा रेल मंत्री को इस दुखद घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए था, उल्टा वो वीडियो डिलीट कराने में लगे हुए हैं। ये बेहद शर्मनाक है। रेल मंत्री ने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो यात्रियों को सुरक्षित सफर और सुविधाएं देने में बुरी तरह से फेल रहे हैं। रेल मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। यानी देखा जाए तो दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ के मामले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को बुरी तरह से घेर लिया है। अब मोदी सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में खटपट चल रही है। शिंदे लगातार बीजेपी को तल्ख तेवर दिखा रही हैं और इस बीच डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी उन्हें हल्के में ना ले। शिंदे ने आगे कहा, क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाड़ा साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। अब शिंदे के बयान ने सियासत को गरमा दिया है और सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि आखिर उनका इशारा किस तरफ था। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद से महायुति में टकराव देखने को मिल रहा है। शिंदे और फडणवीस में काफी वक्त से तनाव देखा जा रहा है। शिंदे अब फडणवीस के कार्यक्रमों से दूरी बनाती जा रही हैं, तो वहीं फडणवीस और शिंदे की कई योजनाओं को रद्द करते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। महायुति में टूट के संकेत मिलने लगे हैं। अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन अब एक बार फिर सर सैयद का नाम चर्चाओं में है और चर्चा की वजह है उन पर बनी एक बायोपिक। इस बायोपिक को इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तो रिलीज किया गया है, लेकिन डीडी नेशनल ने इसे प्रसार भारती के प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने से इनकार कर दिया है। बायोपिक का नाम सर सैयद अहमद खान द मसीहा है। दूरदर्शन के इस फैसले पर निराशा जाहिर करते हुए फिल्म के निर्माता का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे डीडी ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए मेरे प्रपोजल को कैंसिल कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई के प्रोडक्शन हाउस डार्क हाउस प्रोडक्शंस को लिखे अपने पत्र में प्रसार भारती के कार्यक्रम कार्यकारी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मुझे आपको ये सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि सर सैयद अहमद खान पर आधारित कार्यक्रम की पेशकश करने वाला आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। प्रसार भारती ओटीटी आने वाले प्लेटफॉर्म पर रेवेन्यू शेयरिंग मोड के तहत प्रसारण स्ट्रीम के लिए योग्य नहीं हो सका। दूरदर्शन के इस जवाब के बाद निर्माता शोएब चौधरी नाराज बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने डीडी के लिए जो धारावाहिक बनाया था वो डीडी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चला। ये चौंकाने वाला है कि एक प्रमुख सुधारवादी और शिक्षाविद सर सैयद पर मेरी बायोपिक राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारण के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग के लिए क्वालिफाई करने में फेल रही। ऐसा लगता है कि डीडी ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए मेरे प्रपोजल को कैंसिल कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की मीडिया पॉलिसी में बदलाव हो रहा है?
क्या इतिहास और विचारधारा को लेकर सेंसरशिप लागू की जा रही है? अब देखना होगा कि यह मामला यहीं थमता है या फिर इसमें कोई नया मोड़